हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस साल 12th रेल वाले भैया में। आज की इस वीडियो में फिर से ला चुका आप सभी के रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस। और ये आप सभी का जनरल साइंस का जो है ये दूसरा पार्ट होगा, क्योंकि पहला पार्ट में आप सभी को बना चुका था। इसमें हम सभी जो है जनरल साइंस का जो भी आप सभी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा वो सारा आज के इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने स्टडी जीके देखे होंगे, जीके के देखे होंगे, इंडियन हिस्ट्री के देखे होंगे, इंडियन पॉलिटी के देखे होंगे। आज हम सभी जो है वो साइंस का जो है ये दूसरा राउंड चल रहा है। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कवर कर चुका है, ये 50 दूसरा चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 7 अगस्त से ही आप सभी का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों बिना कोई देरी की हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का ये सीरीज, ठीक है। तो पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनता है आता है आप सभी का कि 1 नैनोमीटर में कितने भी मीटर होते हैं आप सभी को बताना है। तो आप सभी का ऑप्शन ये 4 है, तो आप सभी का उत्तर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ये कि 10 पे पावर 9 मीटर बनेगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हटो, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। आप सबको बता रहे हैं किसी वस्तु, कोई वस्तु है उसका जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है, तो आप सबको बता दो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, तो आप सबको बता दें कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है। आपसे बता रहे कि प्रकाश वर्ष वो किसकी मात्रा है, तो आपसे बता वो जो है दूरी का मात्रा है। बात किस दूरी का मात्रक है वो आपसे बता रहा है दूरी का मात्रा याद रहा, ठीक है। अगला सवाल मिलता है बच्चों आप सभी का कि रॉकेट जो वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये रॉकेट जो हमारा उड़ता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपसे बताते हैं वो जो है वो सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि फॉल्टेन फॉल्टेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फॉल्टेन पेन जो है वो किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी का क्रिया पे कार्य करता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा को सबसे अच्छा चालक है। ये आपसे बताया निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो आपसे बताते हैं चांदी जो वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हुए जाते हैं और काफी मजेदार सब सवाल है कि आपसे बताना है। अगला सवाल कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। आपसे बता रहा है कि ट्रेन में भी आप सभी देखते हैं कि लाल रेड लाइट दिया जाता है, और भी बाइक के पीछे देखते हैं रेड लाइट, या फिर गाड़ी किसी भी पीछे लाइट देखते हैं, तो वो किस को इस्तेमाल किया था आपसे बता रहा है। तो उसका इसका प्रकीर्णन सबसे कब होता है, इस वजह से दोस्तों इस लाइट का जो है इस्तेमाल किया था, और ये कि दूर से भी झलक जाता है, ठीक है। ये आपसे बताना है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। परमाणु बम का आविष्कार जो है वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक, ओपेनहाइमर दोस्तों ले दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया। तो आपसे बताते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक मूवी भी आ चुका है ओपेनहाइमर। अगर आपको जानना है कि परमाणु बम कैसे बनता है तो आप ओपेनहाइमर मूवी जाकर देखिए, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का उपयोग किया था। आपसे बता रहा है कि जंग रहित लोहा बनाने में दोस्तों किस धातु का उपयोग किया था। आप सभी को उत्तर हो जाएगा क्रोबीबियम, ठीक, क्रोबीबियम, ठीक है। जंग रहित लोहे को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया था आपसे बताना, तो आपसे बताते हैं कि जंग रहित लोहा बनाने में दोस्तों किस धातु को, क्रोमियम धातु का उपयोग किया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है एक उपधातु, ये आपसे बता दें कौन एक जो मेटोलाइट है, ठीक है। आपसे बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है उपधातु, तो आपसे बताते हैं जर्मेनियम जो है दोस्तों वो एक उपधातु हो, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल आपसे भी देख लेते हैं, जर्मेनियम जो है एक उपधातु है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस पर आधारित है। आपसे बताते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है, तो आपसे बताते हैं वो परमाणु संख्या पे आधारित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फोटोग्राफी में जो है किस रसायन का उपयोग पिक्चर के रूप में किया जाता है, तो आपसे बता दें सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग जो है वो फोटोग्राफी में क्या बोलते हैं रसायन का उपयोग पिक्चर के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि निम्नलिखित में से कोल जो है एक नोबेल गैस है। ये आपसे बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक नोबेल गैस है, तो आपसे बता दें नाइट्रोजन जो वो एक नोबेल गैस नहीं है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में जो है नोबेल जो गैस कौन नहीं है, नाइट्रोजन, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की, जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये आप सभी को बताना कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपसे बता दें सोडियम बाइकार्बोनेट जो वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है और रेलवे में काफी बार पूछा जा चुका है। ये बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है बी से बाय हो गया, अब बी से बेकिंग हो गया, याद रखना, ठीक है। सोडियम बेकिंग सोडा, ठीक है।
सर्दी होगी बाबू जैसा। तो अगला सवाल बनते हैं बच्चों आप सभी का कि जल का स्थायी कठोरता। कलम की साइज थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जैसा। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या, तो आपसे बताते हैं जल की कठोरता, स्थायी कठोरता का कारण क्या है आपको बताते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, ठीक है, के कारण दोस्तों। तो अगला सवाल आपसे भी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का। तो आपका अगला सवाल बनेगा जैसे कि हम देख सकते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल कितना होता है, तो आपसे बता दें आरबीसी जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, याद रखना ठीक बच्चों कि आरबीसी का कितना जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शरीर में रक्त यानी कि ब्लड बैंक, शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन सा का अंग का काम करता है, ठीक है। शरीर में जो रक्त बैंक जो है ब्लड बैंक का कार्य जो है वो कौन सा अंग करता है, तो आपसे वो करता है प्लीहा यानी कि स्प्लीन करता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो आपसे बता मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, आपसे बताना कौन सा विटामिन जो वो घाव भरने में सहायक होता है, आपसे बता देते विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पेस मेकर यानी कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से, ये आप सबको बताना कि पेस मेकर का संबंध जो है वो शरीर के किस अंग से, तो आपसे बोलते पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं 21 नंबर सवाल आज का। तो आपसे बता दें कि मानव शरीर में सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, आपसे बता दें कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपसे पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी जो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या है, 22 नंबर सवाल बनेगा आपसे प्रोटीन किससे बने होते हैं, या आपसे बताना प्रोटीन जो बने होते हैं वो एमिनो अम्ल के बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो बने होते हैं वो एमिनो अम्ल के बने होते हैं बच्चों, ठीक है। इसको रिपीट करते हुए जाएं क्योंकि सारा आप सभी को इंपॉर्टेंट सवाल ही दे रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सा हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो, ठीक है। कौन सा हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, आपसे बता रहे कि कौन सा हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है, आपसे बता रहे वो जो क्या है एड्रेनालिन, नाम क्या एड्रेनालिन को है दोस्तों, फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है, ये लड़ो या उड़ो वाला कहा जाता है इसको, एड्रेनालाइन, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का आज का 24 नंबर सवाल कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, आपसे बता रहे क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, आपसे बताते वो पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल में दोस्तों कौन सा धातु आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों, ठीक है। और सवाल बनता है आप सभी का जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, आपको बता दें कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो वो कहाँ होती है, वो पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आपसे बता दें कि श्वेत रक्त कणिकाओं का डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो आपसे बता दें वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना वो किसका काम है, डब्ल्यूबीसी का काम है, ठीक है। याद रखना आप सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, आप सभी को बता दें मलेरिया रोग जो है वो एनफलाइज मादा, ठीक है, एनफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि आप देख सकते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडियल बैग किसे कहा जाता है, आपसे बता रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडियल बैग किसे कहा जाता है, आपसे बता दें वो जो है लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को दोस्तों आत्मघाती की थैली कहा जाता है, ठीक है, लाइसोसोम को, ठीक है। आज का 29वां सवाल जो कि आपसे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आपसे बोलते डीएनए का जो डबल हेलिक्स में जो मॉडल दिया था वो आप सभी को दिया था वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के लिए जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको बताना है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति यानी कि स्पीसीज है, ठीक है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो जाति और स्पीसीज है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं, अगला सवाल जो कि आप सभी बनेगा बच्चों एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि परमाणु रिएक्टर में जो मंदक है यानी कि मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया था, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में जो मंदक मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया था, आपसे बताना वो जो उपयोग किया जाता है किसका, ए और सी दोनों का यानी कि ग्राफाइट का भी और भारी जेल यानी कि
D2O का भी उपयोग किया जाता है और ग्रेफाइट दोनों का उपयोग किया जाता है। याद रखना आप सभी को, क्योंकि परमाणु रिएक्टर में मंदक मॉडरेट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल D2O और ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपसे बताना टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपसे बताओ JL ब्रेड थे। ठीक है, JL ब्रेड ने दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का, कि रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव किससे संबंधित? आपसे बताते हैं रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन संबंधित आप सभी का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट जो है किससे संबंधित है? आपसे बताते हैं बहुत संबंधित है किससे? प्रकाश का प्रकीर्णन से। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी? आपसे बताया सुपर कंडक्टिविटी की खोज जो की थी वो कैमरिंगलिंग और ऑन्स ने की थी। कैमरिंगलिंग ऑन्स ने की थी। ठीक है, डायनामो का क्या कार्य है? आपसे बताना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि डायनामो का अर्थ क्या होता है या फिर कार्य क्या है उसका, आपसे बताना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट का साइन दे देना चाहिए। डायनामो का क्या कार्य है? तो आपसे बताया डायनामो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या फिर परिवर्तित करना। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना वो डायनामो का काम है। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का, कि ओजोन छिद्र, ठीक, ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो आप सभी बता दें वो आप सभी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का, कि पीलिया जो होता है, जॉन्डिस जो होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप सबको बताते हैं वो जो यकृत यानी कि लीवर को वो प्रभावित करता है बच्चों। ठीक है, पीलिया याद रखना। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। काला जार, काला बाजार नहीं काला बाजार, ठीक सर, काला जार जो है वो रोग किसके कारण होता है? आपसे बताते हैं वो रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक, काला जार जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। देख लीजिए जोआम भी जो है और काला जार में भी जो है। ठीक, याद रखना, इससे आपको याद रखना। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का, कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि तो ट्रेडिशनल यानी गाछ में नहीं पकाने, जैसे हट के दोस्तों इधर पकाने के लिए आपको एथिलीन गैस का उपयोग किया था। ठीक, एथिलीन गैस का उपयोग किया था। ठीक, एथिलीन का उपयोग किया था, सॉरी। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? आपसे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? आपसे बताते हैं पोटेशियम जो है वो निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कि आग बुझाने में जो यंत्र होते हैं उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? वो क्या था? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, कि नीला थोथा यानी कि ब्लू बेट्रोइल का रासायनिक नाम क्या? आपसे बता रहे नीला थोथा का जो है ब्लू बेट्रोइल का रासायनिक नाम क्या? आपसे बता रहे वो है कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट क्या है? आपसे बता नीला थोथा का रासायनिक नाम है बच्चों। ठीक, नीला थोथा का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का जो बनेगा इंपॉर्टेंट, कि पौधों में पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? आपसे बताना कि पौधे में जो है पत्तियों का जो हरा रंग है वो किस वर्णक के कारण होता है, यानी किस पिगमेंट के द्वारा, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो पौधों में पत्तियों का हरा रंग जो है वो आप सभी का क्लोरोफिल, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आप सभी क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पौधों में पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, मानव में जो है मानव शरीर में जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आपसे बताना है कि मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, कि पायरिया पारिया यानी कि पारिया रोग शरीर किस अंग से संबंधित है? वो जो है दांत और मसूड़ों में पारिया लगता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मछली के हृदय में कौन सा कक्ष होता है यानी चैम्बर कौन सा होता है? आपसे बताना कितने चैम्बर, तो सॉरी मछली के जो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं यानी कि कक्ष होता है? आपसे बताते हैं लगभग 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। ठीक, अगला सवाल बताना आप सभी को इंपॉर्टेंट सवाल है, कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी को बताना है कि रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और ये हल्का क्षारीय होती है। ठीक है, 7.4 जो है इसका रक्त का पीएच मान होना। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का, कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये आप सभी को बताना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को बता दें वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है वो
बैरोमीटर का उपयोग किया था, ठीक है। बायोमीटर आपको आपने किसका उपयोग किया था, दाब में वो है तो जाहिर सी बात है बैरोमीटर हो गया, ठीक है। अगला सवाल बच्चा बनता है आप सभी का कि रेडियो धर्मिता, ठीक है, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो आप सबको बता था वो जो की थी वो हेनरी बैकरेल ने की थी, ठीक है। हेनरी बैकरेल ने दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, याद रखना, ठीक है, हेनरी बैकरेल। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो आपसे बता दें हेनरी बैकरेल ने दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है आज का लास्ट सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, आपसे बता दें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी यानी कि एटरी कौन सी है, तो आपसे बताते हैं मानव धमनी में सबसे बड़ी जो धमनी है वो कौन है, महाधमनी। उस धमनी है तो जाहिर बात महाधमनी ही सबसे बड़ी धमनी कहलाएगी, क्योंकि महा मतलब बड़ा, ठीक है। आपसे उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाधमनी है, जिसको ओरटा भी कहते हैं, ठीक। ओरटा अगर कहीं पे लिखा हो तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी धमनी ओरटा को ही कहा जाता है, एटरी या ओरटा एक ही होता है, या फिर महाधमनी एक ही होता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन कवर कर लो। इसी तरीके से और भी सीरीज आप सभी के लिए जनरल साइंस का आता रहेगा, जस्ट बाय जस्ट तुरंत बाय तुरंत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।